हाय एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एस आरबीआई ग्रेड बी द स्मार्ट वे विद मी तान्या। बहुत सारे जब हमने सीरीज स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हाउ टू टैकल द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। So in today's video we will be discussing absolutely that only, how to tackle the descriptive part, that is paper phase 2 of RBI grade B examination. पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ द पैटर्न चेंज, बट वी विल ट्राई टू डिकोड इट स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि कैसे हम इसको ऑप्टिमम तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एंड हाउ आई डिड इट ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू पैटर्न में क्या क्या हुआ था. सो इन द न्यू पैटर्न ऑफ RBI 200 आउट ऑफ 300 मार्क्स केम आउट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट. सो अब क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर पेपर, दैट इज 67% ऑफ द मार्क्स वर बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव पेपर. ESI में यू वुड गिवन 4 क्वेश्चंस, उसके लिए 90 मिनट्स का टाइम मिला था और 2000 वर्ड्स में उनको करना था. सिमिलरली FM में भी 4 क्वेश्चन, 90 मिनट्स एंड 2000 वर्ड्स. एंड इंग्लिश तो एनीवे डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है. उसमें यू हैव 3 क्वेश्चंस, दैट इज ऑन RC, प्रेसी राइटिंग एंड एसे राइटिंग. सो यू कैन सी हियर कि कितना ज़्यादा वेटेज डिस्क्रिप्टिव का बढ़ चुका है. एंड वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट इतना अच्छा गया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत कुछ करंट अफेयर्स का रटने वाला था. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम दिस टाइम मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाई थी. सो इफ़ आई मेड इट इन द फाइनल लिस्ट, आई एम वेरी श्योर कि मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेटर हुआ होगा, इसीलिए मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आ पाया. So you can very well understand how descriptive pattern can make or break your chances of making into the RBI grade B services. Now, let me tell you my formula, the very important part of this video. What is the basic equation? The basic equation of handling descriptive paper according to me is content into presentation leading to high score. नाउ वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ कि यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉप साइडेड फोकस हो जाता है हमारा कंटेंट पे. लाइक पीपल विल बी फोकसिंग 100% ऑन कंटेंट, प्रेजेंटेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है. एंड अल्टीमेटली क्या होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ अ प्रोडक्ट. तो आप कितना भी अच्छा एक कॉम्पोनेंट कर लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर दी ऑप्टिमम, क्योंकि आपको दोनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्टूडेंट्स का ज़्यादा ध्यान सिर्फ कॉन्टेंट पे रह जाता है एंड प्रेजेंटेशन पे इतना नहीं रहता है. सो ऑफ द कंटेंट जो मैंने तैयारियाँ की थी, जो आप भी कर सकते हैं, इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑल की टर्म्स. आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको अराउंड 60 to 70 से ज़्यादा की टर्म्स नहीं मिलेंगी. उनकी डेफिनेशंस आपके पास रेडी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन गिव्स यू अ रेडीमेड इंट्रो और रेडीमेड स्टार्ट टू योर आंसर. आपको इतना सोचना नहीं पड़ता जब आपके पास डेफिनेशन किसी चीज़ की रेडी है. तो सेकेंड इज़ डेटा पॉइंट्स. नाउ डेटा पॉइंट्स भी याद होना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली रेलिवेंट टू एनी क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इस बार के पेपर में 2021 के पेपर में देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड. नाउ व्हाइल अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल पता हो इंडिया की, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक पीक करने वाला है, कितना है, ये सारी चीज़ें बेसिक अगर आपको डेटा आइडिया है तो इट गिव्स सम सर्टेन वेटेज टू योर आंसर. तो सिमिलरली डेटा पॉइंट्स भी याद होने चाहिए फॉर वैल्यू एनरिचमेंट. थर्ड इज कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अदर कमीशंस. सो RBI आई थिंक कैन वेरी वेल, ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही जाते हैं कमिटीज़ वगैरह, एंड कमिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी RBI आगे पूछ सकता है आपसे. Apart from this, they can act as very good conclusions, introductions और value added points in your answer. तो आप committees वगैरह भी अच्छे से याद कर लीजिए. And the last is having ready-made templates. So for important topics, prepare templates कि जैसे जैसे आपको करना चाहिए हर टॉपिक की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए. I will show you in the next slide एक क्वेश्चन के थ्रू कि मैंने मेरी templates कैसे याद करी थी और किस तरह से मुझे वो बेनिफिशियल हुई. But preparing templates is equally important. Now this is just one part of the story, as I told you, the content part. इसको करने से सिर्फ नहीं होगा, ये गलती हमें नहीं करनी है. We have to focus equally on how we are presenting our data, presenting our answers and how we are focusing on the presentation part. Presentation में सबसे important क्या है? Break it down. जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं, यू शुड नो हाउ टू ब्रेक इट डाउन इनटू वेरियस डायमेंशंस. अगर क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे ब्रेक डाउन करना है. इंट्रो देखना है, बेसिकली
बाय ब्रेकिंग इट डाउन आई एम नॉट सिंपली सेइंग कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वो तो दैट्स नॉट ब्रेकिंग डाउन, दैट्स द पार्ट ऑफ योर आंसर। बट ब्रेकिंग डाउन से मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपने 3 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं क्वेश्चन के, ये सब पूछा जा रहा है। इंट्रोडक्शन है तो मेरे पास 6-7 तरीके की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिमाग में है, तो आई कैन यूज़ डिफरेंट इंट्रोडक्शंस इन एवरी आंसर, किसी में डेफिनेशन, किसी में डेटा, किसी में कमेटी, किसी में रिपोर्ट, या फिर किसी में कोई रिसेंट इवेंट हुआ है तो वो, देन दैट हेल्प्स यू गिव अ स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस टू योर आंसर। इसीलिए ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज हैविंग हाई डेंसिटी, हाई आइडिया डेंसिटी। व्हाट आई मीन इज कि आपको अप्रॉक्सीमेटली एक 500 वर्ड का आंसर लिखना है। इन अ 500 वर्डेड आंसर यू कांट जस्ट गो अबाउट विद वन सेंट्रल आइडिया। मतलब अगर आप वो लिख भी देते हैं पूरी थीसिस तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन जनरेट फ्रॉम वन क्वेश्चन। मेरा जनरली फोकस रहता था कि एक क्वेश्चन में मैं एटलीस्ट 15 to 20 आइडियाज़ प्रेजेंट कर दूं, और वो कैसे होता था, वो मेरे टेम्पलेट्स के थ्रू होता था, वो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हाई आइडिया डेंसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव मल्टीपल आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द आंसर। ज़रूरी नहीं है एक ही आइडिया पे आप पैराग्राफ लिखते जाएं, एक आइडिया को 2 लाइन में एक्सप्लेन करके मूव टू द नेक्स्ट आइडिया, ऐसे रखना है। देन द नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज हैविंग अ मल्टी डायमेंशनल आंसर। प्लीज़ अंडरस्टैंड द पेपर्स आर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, इसमें खुद में ही पेपर में 2 डायमेंशंस हैं, तो आप आंसर एक यूनिडायमेंशनल नहीं लिख सकते। इट शोज़ लैक ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज, इट शोज़ कि आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है क्वेश्चन को। सो ट्राई टू डिस्कवर डायमेंशंस की पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, एनवायरमेंटल भी, टेक्नोलॉजिकल भी। वी कैन यूज़ पेस्टल अप्रोच फॉर दैट, जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं आंसर राइटिंग में, यूपीएससी में भी, एंड आई विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे मैंने यूज़ किया था। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कवर बोथ साइड्स। नाउ जो डायरेक्टिव वर्ड्स रहते हैं क्वेश्चन के, वो रहते हैं यूजुअली लाइक डिस्कस, एनालाइज, कमेंट। इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि वी जस्ट सी जो क्वेश्चन का टोन है, अगर पॉजिटिव है तो हम सब पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव है तो सब नेगेटिव नेगेटिव लिख देते हैं। बट वी हैव टू फोकस ऑन कवरिंग बोथ साइड्स ऑफ द आंसर। इट शोज एन ओवरऑल होलसम अंडरस्टैंडिंग। एंड येस आई एग्री, अगर पॉजिटिव टोन है क्वेश्चन की तो आप थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रखिए अपना वेटेज, नेगेटिव के कम पॉइंट्स दीजिए, बट यू हैव टू कवर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The 5th presentation idea is an important thing is optimistic and forward-looking conclusion. Now you should sound like a person who is very positive and optimistic about things. अगर आप किसी कमेटी की भी recommendations देखेंगे तो generally बहुत positive और forward-looking होती हैं, तो ऐसी आपके पास conclusions ready होनी चाहिए जो shows your positive and optimistic side. उसमें भी एज आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन, आपके पास 6-7 कंक्लूजन्स तो कम से कम रेडी रखनी होंगी आपको, जिसको आप यूज़ कर सकें। एंड द 6th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करने का, एंड आई एम डूइंग दिस वीडियो नाउ बिकॉज अभी हमारे पास बहुत टाइम है। एंड डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, जिसको आपको टाइम लगेगा डेवलप करने में। एंड प्रैक्टिस टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। आई यूज अ चीप कीबोर्ड टू प्रैक्टिस बिकॉज एग्जाम सेंटर में जनरली कीबोर्ड्स इतने अच्छे नहीं होते हैं हमारे लैपटॉप्स जैसे, तो डू दैट, बाय योर सेल्फ अ चीप कीबोर्ड। आई थिंक बहुत जितना सस्ता हो सकता था, शायद 150 का कीबोर्ड लिया था मैंने, आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस तरह से यूज़ करके यू ट्राई राइटिंग आंसर्स एंड ट्राई डेवलपिंग डायमेंशंस। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सो आई कैन प्रॉमिस अगर आप इस पर 50-50 फोकस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम स्कोर पर पहुंच जाएंगे, एंड दैट रियली वर्कड इन माई फेवर, बोथ आई बिलीव इन यूपीएससी मेंस एंड एज वेल एज इन आरबीआई फेज 2। Now let's see through an example what we are trying to achieve. जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, discuss the evolution of globalization since the last global financial crisis of 2008. Now this is one question which was asked to us in the ESI paper this year. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन देख करके क्या करना है, हमें ब्रेक इट डाउन करना है। ब्रेक इट डाउन कैसे करेंगे, 2 डायमेंशंस जो पूछे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड जीएफसी। उसके अलावा जो हमारा डायरेक्टिव वर्ड है वो क्या है, डिस्कस। डिस्कस के मालूम तो हमें पता ही है, डिस्कस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देना है। एंड अनदर इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, टाइम बेस्ड दिखाता है। सो इट इज़ बेसिकली आस्किंग फॉर अ टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक रहता है टेम्पोरल, एक रहता है स्पेशियल, बट दिस इज आस्किंग टाइम बेस्ड क्योंकि एवोल्यूशन ओवर टाइम होता है। सो इट इज़ अ टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल ट्राई टू सी हाउ वी शुड बी थिंकिंग। नाउ एम ऑफ दिस स्लाइड इज कि आपको आंसर नहीं बताना है, आपके माइंड को ओपन करना है, हाउ टू एक्चुअली थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड हाउ यू कैन जनरेट पॉइंट्स एंड हाउ यू कैन सिमुलेट योर थिंकिंग
एक टेम्पलेट के थ्रू। तो हम वही कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रेक इट डाउन, वो हम कर चुके हैं कि क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू स्टार्ट विद डेफिनेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन तो सबको आनी ही चाहिए। मेरी डेफिनेशन मुझे याद थी, ग्लोबलाइजेशन इज PSE, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर in the world. So that is PSC1 definition, and it is also PPIC, that is the free movement of people, product, ideas and capital. Now ये निमोनिक्स के थ्रू मैंने तो याद कर लिया था, एंड इस तरीके से मैंने डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिख दी थी। नाउ व्हेन आई एम गिविंग दिस डेफिनेशन, मैं ऑलरेडी एग्जामिनर को बहुत सारी डायमेंशंस दिखा चुकी हूँ कि मुझे इतनी सारी डायमेंशंस पता हैं। इट सेट्स द टोन राइट ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट इज हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लिखना है। वो तो आई थिंक सबको ही लिख देंगे, वो तो एक एवरेज आंसर में आपको हर जगह मिल ही जाएगा कि सब प्राइम लोन क्राइसिस थी, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, बेसिल नॉर्म स्ट्रेंथन हो गए थे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो गए थे सब लोग। ये सारी चीज़ें तो आप इजीली कर सकते हैं। NPA क्राइसिस और ये सब, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी था। तो दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीबडी विल हैव। नाउ व्हाट थिंग्स यू शुड बी फोकसिंग अपॉन टू मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट। इसमें क्या करना है, जैसे डिस्कस था, तो हम पहले एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एंड गुड, दैट इज द पॉजिटिव ऑफ इट। देन वी विल डिस्कस द एवोल्यूशन, मल्टी डायमेंशनल एंड द नेगेटिव ऑफ इट। नाउ इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ टेम्पलेट दैट आई हैव अटैच्ड। इस टेम्पलेट का नाम है हाइट्स। तो बेसिकली ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू मैंने पूरा अपना ग्लोबलाइजेशन फॉर UPSC मेंस एंड इवन फॉर RBI याद किया हुआ था। H का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट, E का मतलब है इकोनॉमिक, I का मतलब है आइडिया, G का मतलब है जेनरिक, H का मतलब है हेरिटेज, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड S स्टैंड्स फॉर सोशल। नाउ इस हर डायमेंशन के मेरे पास सब पॉइंट्स भी थे। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का है शी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। वैसे इकोनॉमिक्स का है AEIOU, आइडियाज़ का है फिकी माने फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये सारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आने लगे थे। सिमिलरली इस तरह से ये पूरी टेम्पलेट रेडी है हमारे पास। Now what I have is on this template I have 30 ready-made points, approximately 30 ready-made points. मुझे बस वो आंसर में रिलेट करने हैं और डिफरेंट डायमेंशंस में डालने हैं। सो यू सी मेरे आंसर को एक होलसम अप्रोच मिल रही है विच इज़ talking about everything. It is talking about economics, social, political, technological, everything. Of course, since it is the paper of economics and social issues, आपका ध्यान ज़्यादा economics dimension पे होना चाहिए. But at the same time, make sure you talk about globalization as a whole process. उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, उससे employment भी इफेक्ट होती है, उससे people. अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये टेम्पलेट भी नहीं है, तो डेफिनेशन में इतनी सारी डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पीपल, प्रोडक्ट, आइडियाज़, कैपिटल। पीपल माने माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल का मतलब FDI, FII कैसे इफेक्ट हो रही है, प्रोडक्ट का मतलब इनोवेशन कैसे इफेक्ट हो रही है, प्रोडक्ट्स का इधर उधर आना जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे इफेक्ट हो रहा है। So now you see where your thought line should be, and that's how you're supposed to generate points in this and find the evolution, multidimensional and good and bad both. This gives a wholesome approach to your answer. ये जो आप देख रहे हैं टेम्पलेट, ये मेरे खुद के नहीं हैं, ये मैंने कैट्स का कोर्स सब्सक्राइब किया था फॉर माय UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस प्रेपरेशन, तो ये उनके नोट्स थे। मेरे को ये आई यूज़ देम ड्यूरिंग माय UPSC मेंस प्रेपरेशन ऑल्सो, एंड व्हेन आई स्पोक टू देम ड्यूरिंग माय RBI प्रेपरेशन, उन्होंने मुझे खुद सजेस्ट कर दिया था कि सिंस आई ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ UPSC मेंस, आई शुड नॉट गो फॉर द कोर्स अगेन। एंड मैंने बस उनका फेज़ 1 के लिए J कैप्सूल लिया था इस बार, बाकी मैंने ये सारे डायमेंशंस वहीं से यूज़ करे थे UPSC वाले, एंड उसके अलावा मैंने अपने टेस्ट कुछ इवेलुएट करा लिए थे उनसे अपने करवा करके। सो दिस इज अकैट्स का टेम्पलेट, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट ये टेम्पलेट इसी डायरेक्शन में सोच करके यू कैन वेरी वेल डू इट विद सेल्फ स्टडी। इट इज़ अल्टीमेटली अ पर्सनल चॉइस। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली बना लीजिए खुद। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर थॉट ऑफ लाइन कि आपको इस लाइन पे सोच करके बनाने हैं आंसर्स, तभी आपका आंसर दूसरे लोगों से स्टैंड अपार्ट कर पाएगा। Alright, so this is about the question that we have discussed. Now let me give you some very important tips. I'll give you 5 important tips for descriptive answer writing. First is always remember the basic equation. What was our basic equation? Content into presentation will lead to high scores. Then the second important tip is expect the unexpected. Please do not expect कि आप एक repository of questions को याद कर लेंगे और उन answers को याद कर लेंगे और आपको सामने वो पेपर में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको सेम सवाल मिल जाए। Believe me, please be ready for anything that the exam might throw at you. Please be ready to expect the unexpected. आपको thought process आना चाहिए कि how to think and generate points, how to create multi-dimensional answers, how to have
हाई आइडिया डेंसिटी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया आपके साथ। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड टिप इज क्वेश्चंस विल बी मोर एनालिटिकल दिस ईयर। ऐसा यूजुअली देखा जाता है जिस साल पैटर्न चेंज होता है उस साल थोड़ा ईजी रहता है, नेक्स्ट ईयर से थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इस साल नेक्स्ट ईयर जो भी नोटिफिकेशन आएगी थोड़ा एनालिटिकल हो जाएगा और ज़्यादा। देन प्रैक्टिस ऑन अ चीप कीबोर्ड, ये अगेन मुझे अकैड्स ने ही सजेस्ट किया था एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी यूजफुल टिप, क्योंकि मेरे सेंटर पे कई लोगों के कीबोर्ड्स नहीं काम कर रहे थे, बट मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली थी कीबोर्ड पे, तो आई वाज वेरी फास्ट। आई थिंक राइटिंग इज़ मोर फास्टर देन टाइपिंग, अगर आप देखेंगे तो आई डेंट फेस दिस प्रॉब्लम इन माई यूपीएससी मीन्स, बट आरबीआई के टाइम मुझे दिक्कत आ रही थी इतना जल्दी जल्दी टाइप करने में। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ चीप कीबोर्ड एंड आई बिलीव दैट अगेन एज आई सेड इट कैन बी वेरी वेल अचीव्ड, इट इज़ वेरी मच डूएबल बाय सेल्फ स्टडी। अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, आप खुद से अपना ये सब डेवलप कर सकते हैं। एज आई सेड डिस्क्रिप्टिव इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इसको डेवलप कीजिए, खुद तैयारी करना शुरू कीजिए, खुद टेम्पलेट्स बनाइए। एंड अगेन अगर आपके पास टाइम की कमी है देन यू कैन आउटसोर्स इट टू समबडी, बट आई बिलीव कि अगर 2-3 महीने आप तैयारी कर भी लेते हैं और फिर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप कुछ और देख लीजिए, कुछ और आउटसोर्स कर लीजिए, बट यू कैन डू इट विद सेल्फ स्टडी ऑल्सो, इट्स अ पर्सनल चॉइस अल्टीमेटली। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया था। एंड नेक्स्ट इज मेक श्योर यू आर हैविंग योर क्वेश्चंस एवेल्युएटेड बाय समबडी। सो या तो आपके कोई सीनियर्स हों जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं या फिर कोई पीयर ग्रुप हो अच्छा, तो अपने आंसर्स इवेल्युएट करवा लीजिए, क्योंकि आइसोलेशन में प्रेपरेशन से हमें पता नहीं चलता है वेयर वी आर स्टैंडिंग। So I think this is all about my tips on descriptive answer writing. I have discussed one question with you and you can always post in the comments आपको क्या क्या और चाहिए, so I can discuss more questions in future. And that's all from my side. All the best.